So in the last classes, we have studied about we have studied about what is the definition of machine design, है ना। अब मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, you already know कि ये मशीन डिजाइन की डेफिनेशन क्या होती है। यूज ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, इमेजिनेशन सब आपको रट जाना चाहिए अब तक। उसके बाद हमने ये समझा कि एक कोई मशीन एलिमेंट है तो उसका डिजाइन प्रोसेस क्या होगा। डिजाइन प्रोसेस मशीन एलिमेंट, तो इसके कितने स्टेप्स होते हैं। ये फ्लो चार्ट हमने बनाया था, कितने स्टेप का, 7 स्टेप्स का फ्लो चार्ट बनाया था, है ना। बिल्कुल माइंड में आपके आ गया होगा, नहीं आया तो रिवाइज करिए। बहुत सारे इसमें स्टेप्स होते हैं, नीड होती है, फिर मटेरियल होता है, मैकेनिज्म होती है, सो मेनी प्रोसेस है, फोर्स एनालिसिस है। सिमिलर फिर हमने डिजाइन प्रोसेस किया डू। अब वो मशीन एलिमेंट के लिए नहीं किया हमने, किसके लिए किया, मशीन, फुल मशीन के लिए किया, या हम कह सकते हैं मैकेनिकल सिस्टम के लिए किया। तो इसके भी अपने स्टेप थे, वही 5-6 स्टेप इसमें भी थे, 5 स्टेप्स थे इसके अंदर। तो वो हम यहाँ पे 5 स्टेप्स भी हमको मेमोरी, इतना काम हम कर चुके हैं, हम जस्ट रिवाइजिंग है ना। मशीन डिजाइन है क्या, मशीन एलिमेंट की डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। मशीन एलिमेंट इज ए पार्ट ऑफ द मशीन व्हिच इज हैविंग रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पार्ट्स। तो मशीन एलिमेंट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। और ये तो आप जानते ही हैं मशीन क्या होती है। मशीन कैटेगराइज करते हैं आप लोग, सिंपल मशीन, है ना, कॉम्प्लेक्स मशीन। तो मशीन जो आपके काम को क्या करती है, इजी करती है, ठीक है मशीन। तो ये तो आपको पता ही है, मशीन एलिमेंट हमने कर लिया, मशीन डिजाइन कर लिया, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारा जो फोकस है, इसके अलावा हम कुछ और चीजें कर चुके हैं, जैसे हल्का सा मान लीजिए कि हमने मैकेनिक्स को थोड़ा सा रिवाइज किया था, हल्का सा सॉम को भी रिवाइज कर रहे हैं, कभी रिएक्शन निकालते हैं, कभी हम एसएफडी कैलकुलेट करते हैं, कभी बीएमडी करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने एक आपको असाइनमेंट भी दे रखा था, तो वो असाइनमेंट को अभी हम लेंगे। पहले थोड़ा सा अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं, बीच में लेंगे असाइनमेंट को। तो अभी आज की क्लास में मैं आपको थोड़ा कुछ जनरल चीजें बता रहा हूँ, जैसे कि डिजाइन प्रोसेस पहले क्या था और अब क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे शुरू की बात करें तो डिजाइन प्रोसेस जो थी उसको हम कहते थे क्राफ्ट इवोल्यूशन। क्राफ्ट इवोल्यूशन, क्राफ्ट इवोल्यूशन का मतलब ये है कि उस टाइम पर, जैसे आप पुराने समय में चले जाएं, तो पुराने समय में जैसे कि वो होती थी बुलक कार्ट, है ना, बैलगाड़ी वगैरह होती थी ना, बुलक कार्ट। और आपने देखे होंगे कभी रिवर वगैरह पे जाते हैं आप तो बोट देखते हैं आप, है ना, ये जो चीजें हैं। या आप खेतों में पहले प्लोइंग वगैरह के लिए, है ना, हल यूज करते थे, प्लो। और आपके कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारी चीजें पुराने जमाने में एग्जिस्ट करती थी। तो लोग कैसे बनाते थे, इनकी कोई डिजाइन ड्राइंग बनती थी क्या उससे। तो पुराने जमाने में यदि हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके देखें तो डिजाइन प्रोसेस जो है वो माइंड में हुआ करती थी, कि उसकी कोई भी हम ड्राइंग नहीं बनाते थे। जैसे बैलगाड़ी लोग बनाते थे, लेकिन विदाउट ड्राइंग बना लेते थे, नाव बना लेते थे, है ना, हल बना देते थे। तो इसमें सब कुछ क्या चलता था, डिजाइन होती थी विदाउट ड्राइंग, डिजाइन विदाउट ड्राइंग। तो क्राफ्ट इवोल्यूशन में मैं 2-3 पॉइंट लिख देता हूँ। जैसे पहला पॉइंट क्राफ्ट इवोल्यूशन में कि डिजाइन जो होती थी वो विदाउट ड्राइंग होती थी, और आज की तारीख में जो डिजाइन होती है उसमें क्या होता है, ड्राइंग बनती है, विद ड्राइंग होती है। ड्राइंग मस्ट है, पहले ड्राइंग बनेगी, उसमें डायमेंशन पहले से पता रहती है। तो यहाँ पे हमको डायमेंशन किस साइज का प्रोडक्ट बनने वाला है तो पहले से नोन है, डायमेंशन नोन प्रीवियस टू इट्स मैन्युफैक्चरिंग
or previous to its production, previous to its production or manufacture. अच्छा, अब यहां पर क्या था, यहां पर हमको डायमेंशन पहले से नहीं पता है, थोड़ा बहुत वो ट्रायल एंड एरर चलता है यहाँ पे, ट्रायल एंड एरर। तो यहाँ पे जो भी ट्रायल एंड एरर चलेगा वो प्रोडक्ट के बनने से पहले ही ट्रायल एंड एरर जो मेथड है वो यहाँ पर ड्राइंग बोर्ड पे हो जाती है, ड्राइंग बोर्ड। जैसे जो सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं थे हमारे पास तो ड्राइंग हम किस में करते थे, ड्राइंग बोर्ड में करते थे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी आप जब जीएलए में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे होंगे तो आपको वहाँ ड्राइंग बोर्ड मिले होंगे, उस पर आप अपनी शीट वगैरह फिट करके काम करते हैं। तो जो भी ट्रायल एंड एरर है प्रोडक्ट के अंदर वो हम ड्राइंग बोर्ड पर पहले से ही फाइनल कर लेते हैं। और इस केस में ट्रायल एंड एरर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे चलती रहती है, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, है ना। मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत आई, यार ये बैलगाड़ी का पहिया थोड़ा छोटा पड़ गया, बड़ा कर दो, है ना, कहीं पे असेंबली में फिट नहीं हो रहा है, थोड़ा बड़ा बनाओ। तो यहाँ पर बिना ड्राइंग के काम चलता था, ट्रायल एंड एरर से चलता था। तो इस प्रॉब्लम के कई सारे ड्रॉबैक थे। इस केस में क्या है, मास प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। जैसे मेरे को मान लो एकदम से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने, तो यहाँ पर ट्रायल एंड एरर होने के कारण उसका मास प्रोडक्शन करने में दिक्कत आती थी। तो ये वाली मेथड ऑब्सोलीट हो गई, मतलब अब तो इसको नहीं यूज करते हैं, है ना। अब तो बैलगाड़ी भी बनानी होगी तो उसकी ड्राइंग बनती है ना। पुराने जमाने की बैलगाड़ी और अब की बैलगाड़ी में बहुत अंतर है, उसकी ड्राइंग पहले से होगी और आज की बैलगाड़ी का हम मास प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट एक मैंने आइडिया दिया है कि पुराने टाइम पर क्राफ्ट एवोल्यूशन चलता था, उसमें कोई ड्राइंग नहीं होती थी, सब कुछ ट्रायल एंड एरर चलता था, डिवीजन ऑफ वर्क पॉसिबल नहीं था, मास प्रोडक्शन नहीं हो सकता था। और आज की तारीख में जो ड्राइंग है वो जस्ट ये सारी प्रॉब्लम्स उसमें दूर हो चुकी हैं। आज ड्राइंग है, ड्राइंग बनती है ना। ट्रायल एंड एरर ड्राइंग बोर्ड पर ही हो जाती है, डायमेंशंस पहले से पता होती हैं। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्राफ्ट एवोल्यूशन एंड डिजाइन बाय ड्राइंग, है ना। ये जो सेकंड मेथड है इसको हम कहते हैं डिजाइन बाय ड्राइंग मेथड, डिजाइन बाय ड्राइंग, दिस इज नोन एज डिजाइन बाय ड्राइंग, डिजाइन बाय। तो ये थोड़े से 2-3 पॉइंट आप याद रखिएगा, बाकी बुक्स में आपको मिल जाएगा ये डिटेल, करेक्ट है। अब इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। इसके बाद मैं थोड़ा सा आ रहा हूं कि पुराने टाइम पर हमारी वर्किंग प्रोसेस कैसी थी और अब वर्किंग प्रोसेस कैसी है। तो पुराने टाइम पे हम क्या करते थे, देखो सबसे पहले मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमारे पास होता था, एक तरह से रिसर्च वाला काम करता है, कस्टमर की क्या नीड है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट से रिक्वायरमेंट किसको मिल जाती है, कौन से डिपार्टमेंट को मिल जाती है, डिजाइन डिपार्टमेंट को मिल जाती है ना। मशीन डिजाइन हम पढ़ रहे हैं, डिजाइन डिपार्टमेंट पे ज्यादा फोकस करना है आपको, तो ये नीड मिल गई। अब डिजाइन डिपार्टमेंट क्या कर देता है, उसकी सब कुछ करके पूरी प्रोसेस हमने समझ रखी है, डिजाइन प्रोसेस, तो लास्ट में वो ड्राइंग बना देता है ना। और उस ड्राइंग को वो कहाँ भेज देता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज देता है, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब प्रोडक्शन वाला उस ड्राइंग के बेस पर, ड्राइंग में डायमेंशन नोन है, उस डायमेंशन के बेस पर फिनिश प्रोडक्ट बनाता है ना। प्रोडक्ट ही लिख देता हूँ, फिनिश प्रोडक्ट मान लीजिए, फिनिश प्रोडक्ट बनाता है। और ये प्रोडक्ट को फिर सेल टीम क्या करती है, मार्केट में उसको सेलेबल करके बेचती है, उससे रेवेन्यू आता है। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोसेस था। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिक्वेंशियल प्रोसेस, सिक्वेंशियल प्रोसेस। ठीक है, सिक्वेंशियल प्रोसेस, हर चीज सिक्वेंस से चलती है ना। देखो लेफ्ट टू राइट चल रहा है ना। मैन्युफैक्चरिंग से डिजाइन आया, डिजाइन से प्रोडक्शन आया, प्रोडक्शन से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से सेल। अब क्या हुआ कि डिजाइन और प्रोडक्शन के बीच में यहाँ डिजाइन इंजीनियर काम कर रहा है, यहाँ कौन सा इंजीनियर काम कर रहा है, प्रोडक्शन इंजीनियर काम कर रहा है, दोनों जगह तो इंजीनियर बैठे हुए हैं।
अब डिजाइन इंजीनियर और प्रोडक्शन इंजीनियर के बीच में आपने देखा होगा अक्सर इनके बीच में दिक्कत रहती है, ये ऑड पे रहते हैं दोनों, है ना। डिजाइन वाले ने ड्राइंग भेजी, प्रोडक्शन वाले ने उस ड्राइंग में देखा और तमाम तरह के इफ एंड बट लगा देगा, 1 2 3 4 सो मेनी पॉइंट्स, बोले ये नहीं हो सकता, ये गलत है, ये बोल्ट अवेलेबल नहीं है, ये मटेरियल नहीं मिल रहा मार्केट में, ढेर सारी दिक्कत है। ठीक है, अब ये बोलेगा अरे आप ये नहीं बन सकता, वापस भेज दिया, डिजाइन में वापस कर दी ड्राइंग, जो भी डिजाइन से प्रोडक्शन के लिए ड्राइंग भेजी थी डिजाइन इंजीनियर ने, वो सर्टेन कमेंट्स के साथ में रिटर्न आ गई डिजाइन। अब डिजाइन इंजीनियर ने कमेंट्स को देखा। अब डिजाइन इंजीनियर क्या है, क्रिएटिव है, इसकी खूबी होती है क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव आर्टिस्ट की तरह काम करता है। और ये प्रोडक्शन इंजीनियर क्या रहता है, इसकी खूबी रहती है रियलिस्टिक होता है, ये रियलिस्टिक है, मतलब प्रैक्टिकल, कोई चीज बन सकती है नहीं बन सकती है, मटेरियल वेल्ड होगा नहीं होगा, ये थोड़ा प्रैक्टिकल है, और ये क्रिएटिव है। तो कभी कभी डिजाइन इंजीनियर प्रोडक्शन की रियलिस्टिक चीज को ओवरलुक कर जाता है ना। तो ओवरलुक करने के कारण डिजाइन से प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से वापस डिजाइन, डिजाइन से फिर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से फिर वापस डिजाइन, और ये चक्कर चलता रहता है, 2-4 बार ये चक्कर घूम जाता है। तो इसकी वजह से बहुत सारा टाइम लॉस होता है ना। मतलब पता लगा क्रिएटिव के चक्कर में टाइम लॉस हो गया, है ना। मार्केट में प्रोडक्ट ही नहीं आ पाया, उससे पहले हमारे कंपटीटर ने प्रोडक्ट उतार दिया, तो सब कुछ सेल ही हमारी नहीं हुई, प्रोडक्ट ही नहीं बना, और रेवेन्यू सब कुछ खत्म हो गया, मतलब दिक्कत वाला काम। तो ये सिक्वेंशियल प्रोसेस जो है ये बहुत कारगर नहीं थी ना, ये डिजाइन और प्रोडक्शन के बीच में ढेर सारा टाइम बर्बाद करती थी, ढेर सारा टाइम बर्बाद करती थी। ठीक है, अब इसके बाद इसका इम्प्रूवमेंट क्या हुआ, आप लोग सुन पा रहे हैं ना मुझे, मैं एम आई ऑडिबल? यस सर। अब सिक्वेंशियल प्रोसेस के बाद मैं आ रहा हूं, एक और नाम दे रहा हूं आपको, उसका नाम है साइमल्टेनियस प्रोसेस, साइमल्टेनियस प्रोसेस, और इसका एक और नाम है कॉन्करेंट प्रोसेस, है ना, या कॉन्करेंट इंजीनियरिंग ना, डिजाइन इंजीनियरिंग, कॉन्करेंट डिजाइन इंजीनियरिंग। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इस टाइम को खत्म करने के लिए इनिशियल स्टेज पर, जब हम प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, इनिशियल स्टेज पर डिजाइन इंजीनियरिंग, इनिशियल स्टेज पर प्रोडक्शन इंजीनियर को टीम में रख लेता है, मतलब एक डिजाइन टीम बनती है, डिजाइन टीम। अब उस डिजाइन टीम के अंदर मेन आदमी तो डिजाइन इंजीनियर ही है, ठीक है, डिजाइन इंजीनियर है। उसके बाद वो शुरू के फेज में, इनिशियल स्टेज ऑफ द डिजाइन में प्रोडक्शन इंजीनियर को भी अपने साथ रख लेता है, मतलब एक आध मीटिंग इसके साथ जरूर करता है, ठीक है ना, सो दैट इसका इनपुट पहले से इसके पास आ जाएगा। तो प्रोडक्शन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट को डिजाइन इंजीनियर पहले से ही पिक करता है। तो इनिशियल फेज, तो फिर उसमें क्या है ना, टाइम लॉस अपने आप ही कम हो जाएगा, जब आपने पहले से ही इसकी रिक्वायरमेंट इसमें इनपुट कर दी है, और उसके बाद डिजाइन इंजीनियर डिजाइन ड्राइंग को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजेगा, तो अब इसके रिजेक्शन के चांसेस कम है, क्योंकि अपना इनपुट पहले ही दे चुका है ना। तो अब ये रिजेक्शन नहीं करेगा, पॉइंट्स बना के रिटर्न नहीं करेगा ड्राइंग को, राइट। तो प्रोडक्शन इंजीनियर टीम में रख लेता है। उसके अलावा मार्केटिंग से नीड मिलती है, उसको भी टीम में रख लेता है, तो जनरली उसको बोलते हैं फील्ड पर्सनल। मार्केटिंग का आदमी जो होता है वो फील्ड पर्सनल होता है। अब चौथी बात ये होती है कि कभी ये हो गया फील्ड पर्सनल कह लो, या इसको मार्केटिंग का आदमी भी कह सकते हैं। ये सब डिजाइन इंजीनियर इनिशियल फेज पे मार्केटिंग, प्रोडक्शन, और इसके अलावा कुछ हमारी चीजें होती हैं, जैसे कि एक सेफ्टी इंजीनियर है ना, या कहो रिलायबिलिटी इंजीनियर है ना, सेफ्टी इंजीनियर, रिलायबिलिटी इंजीनियर, और आपका एक एस्थेटिक्स वाला पार्ट है ना, जैसे प्रोडक्ट अपील करता है, और आपका अर्गोनॉमिक्स वाला पार्ट है,
मैन और ह्यूमन मशीन, अर्गोनॉमिक्स, और कॉस्ट तो सबसे कम होनी चाहिए, है ना। तो कॉस्ट में मतलब मैनेजमेंट के वो लोग जो थोड़ा सा कॉस्ट पे बात करते हैं ना, ओनर वगैरह भी टीम में शुरू के फेस में हो सकते हैं कि प्रोडक्ट को इस बजट के अकॉर्डिंग बनाना है वगैरह, ये सारी चीजें। अब डिजाइन इंजीनियर देखो पैरेलली काम करता है शुरू के फेस में प्रोडक्शन के साथ भी, मार्केटिंग के साथ भी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइमल्टेनियस प्रोसेस ना, कॉनकरेंट प्रोसेस। मतलब डिजाइन और प्रोडक्शन इंजीनियर इनिशियल फेज में साथ साथ पहले से ही काम करते हैं, इनिशियल फेज ऑफ डिजाइन में, है ना। तो उसको कहते हैं, जहां राघव राघव बोलिए सर ये एस्थेटिक क्या है सर? एस्थेटिक। लास्ट क्लास हाँ। में मैंने बताया था, एस्थेटिक का मतलब ये है कि जब मार्केट में दो प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं सेम कॉस्ट पर, है ना। मान लीजिए 3 प्रोडक्ट हैं, तीनों की कॉस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, 100-200 रुपए अंतर, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में तीनों के फंक्शन भी सेम है, कॉस्ट भी सेम है, तो उस केस में कस्टमर पहले प्रोडक्ट को खरीदे, मतलब या इसको खरीदे, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदे, है ना। मान लो ये आपकी कंपनी है, ये कंपटीटर है, ठीक है। अब आप ये चाहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट बिके, तो उस केस में आपको अपने प्रोडक्ट में कुछ एस्थेटिक्स देनी होगी जिससे वो कस्टमर की आईज को अपील करे, है ना। और अपील कैसे करता है, कई सारे पॉइंट्स इसके अंदर आ जाते हैं। कभी तो बॉडी का शेप थोड़ा स्मूथ कर दिया, जैसे कार की बॉडी का डिजाइन है ना। या जैसे मोबाइल मान लीजिए प्रोडक्ट है, तो मोबाइल में लुक पर कस्टमर ज्यादा अपील, जो जो डिजाइन उसको ज्यादा अपील करेगा, कस्टमर उसी को खरीदने की कोशिश करता है ना। ऑटोमोबाइल ये सर एक तरीके से फीचर्स बढ़ा दें। हाँ, फीचर्स बढ़ा देता, मतलब उससे फंक्शन में कोई अंतर नहीं आता है ना। क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आता है, क्वालिटी तीनों की, कॉस्ट, फंक्शन, क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। केवल कस्टमर इसलिए ले रहा है कि यार ये वाला कलर मुझे पसंद है, मेरी आईज को अपील करता है, और ये कलर इस कंपनी में अवेलेबल है। तो कंपनीज अपने कलर वेरिएंट भी कई सारे रखती हैं सेलेब्रिटी को बढ़ाने के लिए। सो दैट इज ए पार्ट ऑफ एस्थेटिक। तो एस्थेटिक इंजीनियर होते हैं कई जगह अलग अलग कंपनीज में, तो वो इसको सजेस्ट करते हैं यार, सर्वे वगैरह करते हैं, और सर्वे के आधार पे थोड़ा सा इनपुट दे देते हैं कि भाई ये कलर के ज्यादा चांसेस हैं, मतलब पिछली साल का डाटा देख लेते हैं, या कुछ भी मतलब रिकॉर्ड बेस कर लेते हैं कि इस कलर के बिकने के ज्यादा चांस है, या ये वाली शेप के बिकने के ज्यादा चांसेस हैं। तो वो जब इनपुट डिजाइन इंजीनियर पे आ जाता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजों को, फोर्स एनालिसिस वगैरह सब चीजों को उसके अकॉर्डिंग ही देखता है, ठीक है। तो ये इस सारे फंक्शन जब पैरेलली चलते हैं, साइमल्टेनियस चलते हैं, तो उसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस प्रोसेस या कॉन्करेंट प्रोसेस। और इससे पहले वाली जो प्रोसेस थी वो सिक्वेंशियल चलती है, उसको कन्वेंशनल प्रोसेस बोलते हैं। तो आज मैंने आपको क्या बताया, एक तो कन्वेंशनल प्रोसेस और साइमल्टेनियस प्रोसेस में डिफरेंस क्या है, एक क्राफ्ट इवोल्यूशन और डिजाइन बाय ड्राइंग में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताए, ठीक है। आज तीसरा पॉइंट, और उसके बाद फिर असाइनमेंट पे आ जाएंगे। अब तीसरा पॉइंट आज के लिए यह है कि मान लीजिए कोई कंपनी है और वो मान लीजिए प्रोडक्ट बना रही है, या सपोज मान लीजिए वो बना रही है ट्रैक्टर के मॉडल बना रही है, ट्रैक्टर बना रही है, और ट्रैक्टर की कैपेसिटी मान लेते हैं कि वो 7.5 किलोवाट से लेके 75 किलोवाट तक के मॉडल्स बना रहे हैं, ठीक है। ये रेंज है 7.5 टू 75। अब कंपनी ने अभी पहला स्टार्ट किया है, उसके पास कोई बहुत ज्यादा फाइनेंस नहीं है, नया सेटअप है, न्यू सेटअप है, बहुत ज्यादा फाइनेंस नहीं है उसके पास। तो अब ये रेंज है, तो अब इस रेंज को कवर करना है, तो वो कौन कौन सी साइज के मॉडल बनाए, कौन कौन सी साइज के मॉडल रेंज को कवर करने के लिए। अब डिमांड तो कुछ भी हो सकती है 7.5 से 75 के बीच में, है ना। कोई कहेगा मुझे 10 किलोवाट का ट्रैक्टर का मॉडल चाहिए, कोई कहेगा 15 का चाहिए, 20 का चाहिए, 25 का चाहिए, 30 का चाहिए, और इस रेंज में डिमांड है। तो कौन कौन सी साइज के मॉडल्स बनाए जाएं, कौन कौन सी साइज के मॉडल बनाए, तो डिजाइन में इसके लिए
एक टॉपिक आता है और उस टॉपिक का नाम है प्रेफर्ड नंबर्स या प्रेफर्ड साइजेस, है ना, प्रेफर्ड साइजेस। तो कौन कौन सी साइज प्रेफर की जाए, इसको कैसे डिसाइड करें? तो उसे डिसाइड करने के लिए एक फ्रेंच इंजीनियर था, फ्रेंच इंजीनियर, ठीक है, उसका नाम था रेनॉल्ड, चार्ल्स रेनॉल्ड। उसने कुछ सजेशन दिया था और वो सजेशन उसने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बेस पे दिया था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप सभी जानते हैं, है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है ए, पहला टर्म ए होता है, फिर ए आर, फिर ए आर एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या हो जाता है, nth टर्म क्या हो जाता है, ए आर टू द पावर n माइनस वन, है ना। इसमें फर्स्ट टर्म ए है और जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, r है। r इज द कॉमन रेशियो, ठीक है। इस जीपी का आप समेशन जानते हैं, इसका समेशन s इक्वल टू क्या होता है, रोहता, क्या नाम था, रोहताश है आपका नाम, क्या अभी जो पूछ रहे थे, बोले सर राघव रोहतगी। राघव, हाँ राघव बताइए समेशन क्या होता है जीपी का? समेशन ऑफ जीपी सर याद नहीं है सर सही तरीके से। a into r to the power n minus 1 divided by r minus 1, है ना, याद आ रहा है? ओके सर। हाँ, तो ये समेशन होता है जीपी का। तो अब ये जो फ्रेंच इंजीनियर है रेनार्ड, ये कुछ जीपी का ही अभी यूज करेगा, अभी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि वो जीपी का यूज कैसे करेगा। तो इस सब को करने से पहले मैं थोड़ा सा एक एक्सरसाइज चाहता हूँ, है ना। एक एक्सरसाइज कहो या पजल भी कह सकते हो, ये पजल है, आप सभी को खेलनी है एक तरह से। तो इसमें क्या है कि एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास एक एक रुपए के 100 सिक्के हैं, एक एक रुपए के 100 कॉइन है, ठीक है। अब ये कॉइन लेने के लिए मेरे पास कस्टमर आते हैं, है ना। अब ये कॉइन एक तरह से प्रोडक्ट मान लो, तो मेरे पास कस्टमर आते हैं, कोई कहता है मुझे 50 कॉइन दे दो, कोई कहता है 75 कॉइन दे दो, कोई कहता है 25 कॉइन दे दो, कोई कहता है 1 कॉइन दे दो, कोई कहता है 2 कॉइन दे दो। मतलब 1 से 100 तक रेंज है प्रोडक्ट की। तो ये आपके अब जो सिक्के हैं ये सब आपके एक तरह से प्रोडक्ट हैं, ठीक है। और अब आपको क्या करना है कि इन सिक्कों को या इन कॉइन्स को आपको थैलियों में भरना है। किसमें भरना है, पॉलीथीन्स में भरना है या थैली में भरना है। तो आपको इन सिक्कों की कितनी थैली बनानी है, 7 थैलियां बनानी है। ये एक्सरसाइज है प्रेफर्ड नंबर को समझने के लिए, ना, बड़ा आपको इंटरेस्ट आएगा। तो आपको 7 थैलियां बनानी है ना। तो मैं जरा, आपके पास क्या है, 100 कॉइन है और आपको 7 थैली बनानी है। थैली नंबर 1, थैली नंबर 2, थैली नंबर 3, थैली नंबर 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। थैली नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 थैलियां। अब आपको इन सिक्कों को इन थैलियों में ऐसे डालना है कि आपके पास कोई भी आए, है ना, आपने इनमें ये सिक्के इन थैलियों में डाल देने हैं ना। हो सकता है कि आपने इसमें 25 सिक्के कॉइन डाल दिए, इसके अंदर 20 डाल दिए, इसके अंदर 5 डाल दिए, इसके अंदर 2 डाल दिए, इसके अंदर कुछ डाल दिए, सब मिला के तो 100 ही होंगे, है ना। तो यदि आपके पास डिमांड आती है कि साहब मुझे 51 कॉइन दो, तो आप इसमें से थैलियां उठा करके दे देंगे, है ना। एक तरह से मान लो ये प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, और इन तीनों का समेशन मान लीजिए 51 हो रहा है, तो आप इन तीनों को प्रोडक्टों को क्लब कर देंगे, है ना। मॉड्यूल्स होते हैं ना, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, तो इन तीनों को क्लब करेंगे तो उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी 51 कॉइन की, है ना, या 51 किलोवाट की। इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग 51 किलोवाट या 51 आरपीएम, कुछ भी डिमांड हो सकती है। तो अभी समझने के लिए कॉइन के फॉर्म में समझ लो कि कस्टमर आपसे रुपए मांगने आ रहा है और वो 1 से 100 के बीच में कितनी भी रुपए मांग सकता है ना। कुछ भी मांग सकता है, मैक्सिमम 100 मांग सकता है, मिनिमम मांग सकता है, 101 नहीं मांगेगा, क्योंकि आपकी मैक्सिमम रेंज 100 ही है, ठीक है। तो आपको इन सिक्कों को इसमें डालना है। तो कितने कितने की थैलियां बनाई जाए सो दैट
each and every requirement between 1 to 100 can be fulfilled. मेरा क्वेश्चन समझ पाए आप? हर थैली में कितने कितने सिक्के डाले जाएं so that each and every requirement between 1 to 100 can be fulfilled. ठीक है, तो ये है। तो इसमें आप लोगों का क्या सजेशन है? अभी तो हम उस पर जाएंगे, साइंस इंजीनियर ने हमको क्या सजेस्ट किया, लेकिन आप लोगों के पास ये प्रॉब्लम होती है तो आप कैसे करते हैं? आप में से कोई भी जवाब दे सकता है, थोड़ा सा इंटरेक्टिव। सर रिक्वायरमेंट तो हमारे पास 1 to 100 है सर ना? सर ऐसे केस में हम लोग हाँ बोलो। ट्राई, एक तो ये है कि हम कुछ भी आर्बिट्रेरली डिसाइड कर लें, है ना? मान लीजिए मैनुअली देख लेते हैं कितना रह गया है। हम ऐसे कर सकते, मतलब कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन क्या वो तरीका सही रहेगा? जैसे कि मान लीजिए हमने इसमें 10 सिक्के भर दिए, इसमें 11 भर दिए, या इसमें 15 भर दिए, इसमें 25 नहीं भर सर, दिए। ऐसे तो नहीं हो पाएगा। हाँ, तो देयर शुड बी सम, और हर रिक्वायरमेंट पूरी भी होनी चाहिए, है ना? तो आप लोग जरा सजेस्ट करें कि कितने कितने के कॉइन की हम थैलियां बनाएं, या तो इसे असाइनमेंट में ले लो, कल डिस्कस करेंगे। आज करके देखिए आप स्वयं। आपको ये असाइनमेंट है कि आपको 7 थैलियां बनानी हैं और हर थैली में कितने कितने कॉइन डाला जाए। सर 1 2 4 8 16 32 और 1 से 37। क्या नाम है आपका? निमी महाराज। क्या पूरा नाम बताइए? निमी महाराज। निमी महाराज, वेरी गुड, है ना? बहुत सही बताया आपने। जरा बोल दीजिए एक बार। 1 2 सही आंसर है 2, पहले 1 है ना? यस सर। ओके, तो इस वाली थैली में आप 1, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 8, इसमें 16, इसमें 32 और इसमें 37। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको मतलब किया कैसे? इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, है ना? आप लोग जरा सा इसको फिर से देखिएगा। मैं इसको अब जरा सा क्लियर कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसे डेवलप किया जाए। तो देखो, मान लीजिए आपको करना होता तो कैसे करते? 1 to 100 की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट कितनी है? 1। तो हमको एक थैली तो 1 रुपए की बनानी ही पड़ेगी। ये पहली आपकी बॉक्स हो गई। पहला बॉक्स 1 कॉइन का बनाना पड़ेगा, पहली थैली। अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट 1 हो सकती थी, 2 भी हो सकती है, तो हमको दूसरी थैली 2 की बनानी पड़ेगी। अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट 3 हो सकती है, लेकिन वो 3 1 और 2 को कंबाइंड करने से पूरी हो जाएगी। 1 + 2 कितना होता है? 3। तो हमें 3 की थैली बनाने की जरूरत ही नहीं है, वी डोंट नीड। उसके बाद अगली रिक्वायरमेंट क्या है? 4। तो 4 की थैली हमको बनानी ही पड़ेगी। अब अगली रिक्वायरमेंट क्या है? 5, लेकिन 4 और 1 5 होते हैं, इसलिए हमें अलग से थैली बनाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली 4 + 2 6, नो नीड। 4 + 2 + 1, 4 और 2 6 और 1 7, 7 बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब अगली थैली कितनी आई? 8 की। समझ पा रहे हैं आप? अब 8 और 1 9, 8 और 2 10, 8 2 10 1 11, 8 4 12, 8 4 12 और 1 13, सारी फिगर्स पूरी हो जाएंगी आपकी, है ना? 8 4 12 और 2 14, 8 4 12 और 2 14 1 15, 15 तक पूरी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो गई। अब अगली रिक्वायरमेंट 16 की थैली आपको बनानी पड़ेगी, एंड सिमिलरली आपको 32 की बनानी पड़ेगी। और आपको टोटल 100 करना है, तो जरा टोटल करके देखिए। 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स आपके बन चुके हैं। आपको एक ही बॉक्स बाकी है, तो इन सबका टोटल करके 100 में से माइनस करिए, तो ये टोटल कितना आएगा आपका? आई थिंक 63 इज द टोटल। सो 100 में से यदि आप 63 माइनस करते हैं, देन यू विल गेट 37। देन योर नेक्स्ट बॉक्स, 7वीं थैली आपकी कितने की होगी? 37 की। करेक्ट। तो आपने क्या किया? इस 1 to 100 की रेंज को केवल 7 मॉडल्स में कन्वर्ट कर लिया।
तो मान लीजिए आप कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं और आप शुरू में कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसकी की रेंज 1 to 100 है, तो आप केवल 7 तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे। एक ये प्रोडक्ट बनाएंगे, एक ये प्रोडक्ट बनाएंगे, एक ये बनाएंगे, इस तरह के 7 प्रोडक्ट बनाएंगे और इन सातों को क्लब करने से आपकी ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो जब तक ये सीरीज आपके पास यदि नहीं है और आप आर्बिट्रेरली काम कर रहे हैं तो आपका जबरदस्त रेवेन्यू लॉस होता है। रेवेन्यू लॉस क्यों होता है? क्योंकि आप पता लगा आपने ये वाली सीरीज नहीं ली, आपने कोई और ही सीरीज ले ली। अब उस सीरीज के अकॉर्डिंग आपको जो प्रोडक्शन रिसोर्सेज चाहिए, प्रोडक्शन के रिसोर्सेज चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज चाहिए, तो दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो आप निश्चित रूप से ये पाएंगे कि प्रोडक्शन रिसोर्सेज की कॉस्ट इस पर्टिकुलर केस में काफी कम हो गई है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज हो गए हैं और वो पूरी की पूरी रेंज को कवर कर रहे हैं। यदि आप किसी और सीरीज पे जाएंगे तो आपकी प्रोडक्ट की संख्या बढ़ जाएगी, संख्या बढ़ने से आपके रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, रिसोर्सेज बढ़ने से आपका रेवेन्यू ज्यादा लगेगा, मतलब आपको इनपुट ज्यादा लगेगा और आपको आउटपुट कम है, तो आपका रेवेन्यू लॉस होगा। ठीक है, तो इस पजल के माध्यम से हमने समझा है कि हमें एक रेंज के अंदर कितने कितने साइज के प्रोडक्ट बनाने चाहिए। ठीक है, तो अब जरा सा आ जाते हैं बूलियन की बात पर आ जाते हैं, है ना। तो फ्रेंच इंजीनियर जिसका नाम था चार्ल्स रेनॉल्ड, उसने थोड़ी सी रिसर्चेस करके कहा कि भाई डिजाइन में इन सीरीजों का यूज होना चाहिए, एक तो R5, एक R10, ठीक है, और एक R20, एक R40, एक R80, इस तरह की उसने सीरीज दी। अब R5 का मतलब उसने बताया कि ये जीपी है ना। अभी आपने देखा ये भी जीपी निकली थी ना, 1 2 4 8, ये जीपी थी जिसका फर्स्ट टर्म A=1 था और जिसका कॉमन रेशियो कितना था, 2 था। तो इसने कहा कि ये भी आपकी जीपी ही है और इसका जो कॉमन रेशियो होगा, है ना, और उस कॉमन रेशियो को यहाँ तो हम कॉमन रेशियो बोलते हैं जीपी में, उसने कहा कि सीरीज फैक्टर, कॉमन रेशियो को एक अलग नाम दे दिया, सीरीज फैक्टर। तो R5 के लिए जो सीरीज फैक्टर होगा दैट विल बी 10 to the power 1/5। उसी तरह से R10, ये भी सारी जीपी होंगी, ये भी जीपी है, दिस इज आल्सो जीपी, ऑल सीरीजेस आर जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और कहा कि इसका जो सीरीज फैक्टर होगा, है ना, शॉर्ट में आप ऐसा बोल सकते हैं सीरीज फैक्टर, ऐसा का मतलब शियर फोर्स भी होता है, बट हियर इट इज सीरीज फैक्टर। तो 10 to the power 1/10 R10, इस 10 को पकड़ लो, ये पावर में आ जाता है 1/10, R5 है तो 1/5 और उसका बेस सेम रहेगा 10। सिमिलरली थर्ड सीरीज के लिए अब आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा, 10 to the power 1/20, ये 20 आ गया यहाँ। तो उसी तरह से आप सीरीज फैक्टर निकाल लेंगे 1/40 और 1/80, ये सीरीज फैक्टर इसने सजेस्ट किया। तो अब मान लीजिए कि हमारे केस में एक एग्जांपल जैसे मैंने लिया था कि एक कंपनी ट्रैक्टर बना रही है 7.5 से लेके 75 किलोवाट के बीच में, इस पावर के बीच में मान लीजिए। तो आपको फर्स्ट टर्म पता है ना, फर्स्ट टर्म पता है कितना है, 7.5 है, कॉमा, अब आपका सीरीज फैक्टर कितना है, 10 to the power 1/5। 10 to the power 1/5 को यदि आप सॉल्व करेंगे तो लगभग ये 1.58 आता है। कितना आता है, 1.58। तो 1.58 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। इस सीरीज फैक्टर को हम जनरली 5 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 5। तो जो अगला टर्म होगा वो 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 5, उससे जो अगला टर्म होगा 7.5 5 स्क्वायर, 7.5 5 to the power 3, इस तरह से जाएगा ये, है ना। और जो लास्ट टर्म है वो कितना है, 75 है, ये लास्ट टर्म इसका 75 पे ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यदि चार्ल्स रेनार्ड ने ये सजेस्ट किया कि यदि कंपनी के पास रिसोर्सेस कम है तो उसको इनिशियली R5 के थ्रू जाना चाहिए। तो R5 के थ्रू आप देखेंगे
कि आपकी टोटल जो सीरीज है, टोटल जो रेंज है, वो करीब 6 प्रोडक्ट में सिमट जाएगी। मतलब 6 प्रोडक्ट में ही आपका काम चल जाएगा फिलहाल इनिशियल स्टेज पर, तो आपके रिसोर्सेज कम लगेंगे। लेकिन जैसे ही आपकी कंपनी थोड़ी सी फ्लरिश करे ना, उसका रेवेन्यू वगैरह ठीक ठाक हो जाए थोड़ा सा, देन ही कैन जंप टू R10, तो कुछ मॉडल्स बढ़ा सकती है। अगेन ही कैन, द कंपनी कैन जंप टू हियर, देन जंप टू हियर, देन जंप टू हियर, लाइक दैट। तो अब इसके बेस पर हमको क्या करने हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल्स करने हैं, जिसके बेस पे ये हमें थोड़ा सीरीज फैक्टर का कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी केवल इतना ही कि ये 5 सीरीज हैं और ये पांचों के पांचों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और इन पांचों के सीरीज फैक्टर 10 टू द पावर के फॉर्म में है। तो पहली वाली सीरीज में जो वैल्यू है वो 58% की रेंज में बढ़ती है। जैसे 1 से 1.5 हो गई, तो इसका मतलब अगला टर्म 58% बढ़ जाएगा। जैसे ये 7.5 है, तो ये टर्म 58% मोर होगा, फिर ये 58% अगेन मोर होगा, 58% के रेशियो में बढ़ता जाएगा। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे 10 टू द पावर 1/10 को, तो ये आंसर आएगा लगभग 1.26। तो ये 26% के रेशियो में बढ़ाती है। यदि आप इसे देखेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.12, 12% के रेशियो में ये सीरीज इंक्रीज करती है। इसका आप देखेंगे 1.06, 6%, इसका 1.03, और ये आपका 3%। ठीक है, तो अभी इसके न्यूमेरिकल तो आज नहीं कर रहे हैं हम, कल क्लास जो होगी उसमें हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, या अभी हम एक न्यूमेरिकल कर सकते हैं। मान लो हम यही वाला जो एग्जांपल लिया है 7.5 किलोवाट से 75 किलोवाट के बीच में, तो पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि डिफाइन द साइज ऑफ tractor models, define the size of tractor models between 7.5 kilowatt to 75 kilowatt by कौन सी सीरीज से, R5 सीरीज। ठीक है, ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, बड़ा आसान है। देखो फर्स्ट वैल्यू क्या है, 7.5। अब सीरीज फैक्टर 5 मान लिया तो 7.55, फिर अगला टर्म आ गया 7.55 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, और लास्ट टर्म कितना है 75, क्योंकि लास्ट रेंज हमको पता है। इनिशियल टर्म एंड लास्ट टर्म आर वी आर नोइंग। अब हमको ये भी मालूम है कि हमें कौन सी सीरीज से काम करना है, R5 से काम करना है। तो 5 इक्वल टू हो गया 10 टू द पावर 1/5, सो इट इज 1.58। तो हमें 5 की वैल्यू भी पता है, करेक्ट। तो अब देखो इस लास्ट टर्म को हम ये मान के चलेंगे कि ये nth टर्म है। क्या है ये, nth टर्म है। तो जीपी के अकॉर्डिंग nth टर्म की जो वैल्यू होती है वो होती है AR टू द पावर n-1, यही होती है ना। तो हमारे केस में जो लास्ट टर्म की वैल्यू हो जाएगी, A मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है 7.5, ठीक है। और हमारा सीरीज फैक्टर आ जाएगा R की जगह, यानी कि 5, और 5 टू द पावर n-1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 7.5, 5 हमारा 1.58 है, 5 की वैल्यू तो पता है, टू द पावर n-1 इक्वल टू 75। ठीक है, तो यहां से आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो n की वैल्यू मैं समझ रहा हूं आप सॉल्व करेंगे तो आपको करीब 6 आएगी, है ना। तो जब आप R5 के केस में वर्क करते हैं तो आपको 6 टर्म मिलते हैं, इंक्लूडिंग फर्स्ट एंड लास्ट, 6 टर्म मिलते हैं R5 के केस में। यदि आप R10 के केस में काम करेंगे तो आपको 11 टर्म्स मिलते हैं, एक ज्यादा मिलता है ना। ये मतलब मैथमेटिकली प्रूव्ड है। If you are working on R5, then you have 6 models for a particular range. And if you are working on R10, then you are having 11 models for a particular range. तो हम R5 पे काम कर रहे हैं, तो हमारे जो मॉडल्स हैं वो कितने होंगे, 6 होंगे, है ना, 6 होंगे। अब वो 6 को जरा ऐसे भी समझ सकते हो, बड़े आराम से। देखो दोबारा से बताता हूँ,
7.5 10 to the power 1/5 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7.5 10 to the power 2/5 दोबारा से 1/5 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो 2/5 हो जाएगा। फिर अगला टर्म 10 to the power 3/5 हो जाएगा। 7.5 10 to the power 4/5 हो जाएगा। और जो अगला टर्म आएगा वो क्या आएगा, 7.5 10 to the power 5/5 और 5/5 मतलब 1, तो 10 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 75। आपको लास्ट टर्म मिल गया। ये देखिए इनिशियल टर्म और ये लास्ट टर्म मिल गया। इनिशियल टर्म, आप कितने टर्म हो गए, पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो R5 सीरीज पर जब काम करेंगे तो हमको 6 मॉडल्स मिलने वाले हैं, ये दिमाग में होना ही चाहिए। यदि हम R10 पे काम करेंगे तो हमको 11 मॉडल्स मिलने वाले हैं। R40 पे काम करेंगे तो हमको 41 मॉडल्स मिलने वाले हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारा क्वेश्चन है कि रेंज हमको दे रखी है 7.5 से लेके 75, ये हमारी रेंज है। और हमको ये भी बता रखा है कि आपको R5 पे काम करना है। जब R5 पे काम करना है तो मुझे 6 मॉडल मिलेंगे, तो वो 6 मॉडल्स की कैपेसिटी क्या क्या होगी, 6 मॉडल्स की कैपेसिटी क्या क्या होगी। तो बड़ा आसान है, पहला मॉडल 7.5 का बनेगा। ठीक है, पहला मॉडल 7.5 का बनेगा। दूसरा मॉडल 7.5 इंटू 10 to the power 1/5 का बनेगा। यानी कि इसको यदि हम सॉल्व करें कैलकुलेटर से, आप लोग भी सॉल्व करिए जरा। तो देखो 7.5 इंटू 10 to the power 0.2, तो ये आंसर कितना आ रहा है 11.88 है ना। तो अगला मॉडल कितने का बना, 11.88 किलोवाट का बन गया। अब इससे अगला मॉडल कितने का बनेगा, फिर से मल्टीप्लाई कर दो 1.58 से, तो 18.78 आ गया, 18.78। फिर से मल्टीप्लाई कर दिया 1.58 से, तो 29.67। फिर से मल्टीप्लाई कर दिया 1.58 से, 46.88। फिर से मल्टीप्लाई कर दिया 1.58 से। 1.58 R5 का क्या है, सीरीज फैक्टर है, ध्यान रखिए। 1.58 इसी की वैल्यू 1.58 है, 10 to the power 1/5 की जो वैल्यू है वही 1.58 है। इसलिए मैं 1.58 से हर बार मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं। तो अब मेरे को जो मॉडल लास्ट मॉडल आएगा वो कितने का आ जाएगा, 75 का। तो कुछ इस तरह से हम मॉडल्स बता सकते हैं। एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन आता है कभी कभी कि डिफाइन द मॉडल्स फॉर दिस रेंज यूजिंग R10 सीरीज। तो जस्ट यू शुड नो द सीरीज फैक्टर एंड जस्ट डूइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सो यू कैन फाइंड द वैल्यूज। ठीक है, तो अभी हमने R5 का न्यूमेरिकल एक जस्ट एग्जांपल किया। कल हम 3 या 4 न्यूमेरिकल करेंगे R5। R5 नहीं, हम तो R5 से लेके R80 तक के बीच में सारी सीरीज पे थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल करेंगे इस पर। ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। इसमें अभी तक कोई डाउट हो तो जरा बताइए, फिर मैं जरा असाइनमेंट डिस्कस करूंगा लास्ट 10 मिनट्स। देखो मैं समराइज करता हूं, मैंने क्या बताया, क्राफ्ट इवोल्यूशन और डिजाइन बाय ड्राइंग में डिफरेंस बताया मैंने आज। कन्वेंशनल प्रोसेस और साइमल्टेनियस प्रोसेस में डिफरेंस बताया है। सारे डिपार्टमेंट मिलके काम करते हैं साइमल्टेनियस प्रोसेस में, टाइम लॉस कम होता है, रेवेन्यू बढ़ जाता है। और फिर मैंने थोड़ा सा एक पजल के माध्यम से बताया है कि हमें किस किस साइज के मॉडल्स बनाने चाहिए, मतलब किसी पर्टिकुलर रेंज को पर्टिकुलर रेंज के बीच में हम कितने मॉडल्स बनाएं शुरुआत में और उसके बाद। तो उसके लिए काफी सारी सीरीज हैं, R5, R10, R20, R40, R80। तो दिस सीरीज आर गिवन टू अस बाय फ्रेंच इंजीनियर चार्ल्स रेनॉल्ड। तो अभी तक इसमें कोई डाउट है आपका तो प्लीज डिस्कस। एनीवन अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन बोल सकते हैं। यस एनीवन, या सब क्लियर है सबको? सर हाँ बोलिए।
सर ये रेनॉल्ड्स ने जो कॉन्सेप्ट दिया था सर, ये था किसके लिए? मतलब ये पूरा सर थोड़ा सा सर ये मेरी कम समझ में, जैसे सर मान के चलिए आपने हाँ, ये ट्रैक्टर था एग्जांपल दिया है ये था कि जैसे ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके पास 7.5 किलोवाट से लेके 75 किलोवाट तक का है हाँ ऑप्शन। हाँ तो सर मतलब इसका पूरा कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा सर देखो, क्लियर नहीं हुआ सर ये थोड़ा सा। हाँ देखो ऐसा है कि मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक मोटर बना रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक मोटर की रेंज कभी कभी आरपीएम के फॉर्म में दी होती है, तो पता लगा 300 आरपीएम से लेके 900 आरपीएम के बीच में कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट रहती है इलेक्ट्रिक मोटर के लिए, ठीक है, 300 से 900 के बीच। अब आप इलेक्ट्रिक मोटर का प्लांट डाल रहे हो, ठीक है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप 300 से लेके 900 के बीच में हर फिगर का एक वो बनाओगे, 301 का भी बनाओगे, 302 का भी बनाओगे, 303 का भी बनाओगे, या ठीक है 5 सर। के गैप में बना रहे हो तो 305 का बनाओगे, 310 का बनाओगे, 315 का बनाओगे, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस फ्रेंच इंजीनियर ने ये सजेस्ट किया कि जो भी पर्टिकुलर रेंज है, यस सर। उस पर्टिकुलर रेंज को आप ऐसे मत कवर करो, कोई भी रैंडम आर्बिट्रेरली कवर कर रहे हो आप, 5 के गैप से कुछ भी कर रहे हो, है ना, एपी लगा रहे हो, जो भी कर रहे हो। यस सर। तो उसने ये कहा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज वेरी इफिशिएंट प्रोग्रेशन टू कवर ए रेंज। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज वेरी इफिशिएंट प्रोग्रेशन, ठीक है। अब मान लीजिए अभी हमने एग्जांपल लिया 1 से 100 जो कॉइन वाला, तो उसमें 1 से 100 की रेंज को हमने 7 मॉडल से कवर कर लिया। तो एक तरह से ये कौन सी सीरीज कह सकता हूं मैं, R6 सीरीज बोल सकता हूं, बिल्कुल सर। है ना। और वैसे ही मतलब, और इसका जो सीरीज फैक्टर है वो डबल डबल हो रहा है ना, इसमें सीरीज Yes, sir, फैक्टर, two. मैं इसका सीरीज फैक्टर 2 बोल सकता हूँ फिलहाल बिल्कुल। समझने के लिए। तो इस 7 मॉडल में पूरी रेंज कवर हो गई, ठीक है ना। यस सर। अब मान लीजिए कंपनी के पास इतने रिसोर्सेस ही नहीं है कि वो 7 मॉडल बना सके। यस सर। उसके पास तो अभी शुरुआत में यही है कि मैं तो 2 या 3 मॉडल बना सकता हूँ, ठीक है। तो अब उसको कौन सी सीरीज पे काम करना चाहिए जिससे उसके रिसोर्सेस कम लगे। तब यहाँ पर ये चार्ल्स रेनॉल्ड की थ्योरी आती है कि शुरू में उसको R5 पे जाना चाहिए, बिल्कुल सर। उसके बाद उसे एक्सपांशन करना चाहिए R10 के लिए, एंड सो। ठीक है सर। हाँ, ये और कोई क्वेश्चन किसी को? सर एक और चीज थी सर, हाँ बोलिए। मान के चलिए ऐसे सर 300 से 900 आरपीएम के बीच थी सर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है सर। ठीक अब है। सर मान के चलिए मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए, सर 786 एक नंबर है सर, हाँ मुझे वो नंबर चाहिए क्यों, इतने हॉर्स पावर की मोटर चाहिए मुझे, हाँ ठीक है सर। अब मान के चलिए मैं दो, मुझे लगानी एक मोटर, तो मैं दो मोटर थोड़ी ना लूंगा सर उसके लिए। मत लीजिए, एक ही लीजिए आप, है ना। नहीं सर, जैसे सर आपने जो एग्जांपल दिया था कॉइन्स वाला, हाँ इसमें तो ये था जैसे मुझे अगर मान के चलिए 3 कॉइन्स चाहिए तो नहीं, उसके लिए मुझे, 3 कौन चाहिए, हाँ। हाँ तो सर तो तो मुझे, 1 और 2 कैन बी कंबाइंड, 2 प्रोडक्ट यस सर। हैं, उनको यस कंबाइन सर। कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल हम सर। देखो, फ्रेंच इंजीनियर ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि हम चीजों को कंबाइंड करें, है ना। कई बार चीजें कंबाइंडेबल होती हैं, कई बार चीजें कंबाइंडेबल नहीं होती हैं, यस सर। ठीक है। तो अभी ये मान के चलो कि कंबाइंडेबल नहीं है, ठीक लेकिन है। कोई ऐसी स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि 300 से 900 के बीच में आपको 786 तो चाहिए ही चाहिए। यस सर। मान लो ऐसी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है जो आपका क्वेश्चन है, यस सर। तो मैं क्या करूंगा, मुझे फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, और बीच का एक टर्म भी पता है, मुझे 3 टर्म पता है। यस सर। तो जब 3 टर्म मुझे पता है, तो इन 3 टर्म के बेस पर क्या मैं जीपी डिजाइन नहीं कर सकता जिसमें से एक टर्म 786 भी हो? कर सकता यस सर, हूँ, वो बिल्कुल सर। है ना। तो यस इस सर। तरह से कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को हम पिकअप कर सकते हैं सीरीज के माध्यम से। तो अच्छा कहने अच्छा। का मतलब यह है कि केवल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही ऐसी प्रोग्रेशन है जो रेंज को थोड़ा इफिशिएंटली फुलफिल कर सकती है, अच्छा अच्छा। रेंज को थोड़ा सा इफिशिएंटली फुलफिल। ओके सर। एनी अदर? थैंक यू सर। ठीक है, तो अब थोड़ा सा असाइनमेंट पे बात कर लें। ठीक है, असाइनमेंट था कि हमें शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना था, है ना। हमारे पास ये लोडिंग थी ट्रेपेजोइडल के फॉर्म में, है ना, ये लोडिंग थी, यहाँ 5 था और यहाँ पे 25, यही था। तो
अब हमें क्या बनाना था, एसएफडी डायग्राम। तो एसएफडी डायग्राम बनाने के लिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट पर रिएक्शन कितनी आई थी हमारी, आर ए इक्वल टू हाउ मच, 70/3 और आर बी इक्वल टू 110/3। ये हम रिएक्शन निकाल चुके थे पहले असाइनमेंट में, है ना। ये बात तय मान लीजिए कि शियर फोर्स डायग्राम बनाना है तो रिएक्शन तो आपको निकालनी ही पड़ेंगी, वो तो मस्ट है। बिना रिएक्शन निकाले आप शियर फोर्स डायग्राम बना लें तो पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो एसएफडी बनाने के लिए या बीएमडी बनाने के लिए सबसे प्रिलिमिनरी जो वर्क होता है वो रिएक्शंस फाइंड करना होता है, और रिएक्शंस हम फाइंड कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो आर ए 70/3 है, आर बी 110/3 है। अब हमें एसएफडी बनाना है। ठीक है, तो एसएफडी बनाने के लिए क्या करते हैं हम, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है ना, दो ही पॉइंट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो हम दो मेथड होती है एसएफडी बनाने की। एक होती है पॉइंट मेथड, पढ़ी होगी आपने फर्स्ट ईयर में, है ना। एक होती है कौन सी मेथड, पॉइंट मेथड, और एक होती है सेक्शन मेथड। तो आपने मेरे ख्याल से ज्यादातर काम जो किया होगा वो पॉइंट मेथड पे किया होगा। फर्स्ट ईयर में कौन सी मेथड पढ़ाई गई थी आपको, सेक्शन से ज्यादा काम किया सर, सेक्शन दोनों बताई गई थी सर, लेकिन सेक्शन से अधिक काम किया। सेक्शन से काम किया है। सेक्शन मेथड ही ज्यादा इफिशिएंट मेथड है इस तरह के यूवीएल वगैरह को ट्रीट करने के लिए, है ना। यूवीएल वगैरह हो जाते हैं तो फिर ये पॉइंट मेथड थोड़ी इनएफिशिएंट हो जाती है और इसमें ज्यादा दिमाग मारना पड़ता है। सेक्शन मेथड थोड़ा फॉर्मूला टाइप बेस्ड है, तो सेक्शन मेथड इज वेरी गुड, है ना। तो सेक्शन मेथड में क्या करते हैं, हम एक सेक्शन प्लेन से इस पूरे डायग्राम को कट कर देते हैं। तो हमने एक प्लेन ले लिया एक्स एक्स, है ना, क्या ले लिया हमने, एक्स एक्स ले लिया, और कितनी डिस्टेंस पे ले लिया, एक्स डिस्टेंस पे ले लिया। अब चाहे लेफ्ट से एक्स मान लो, चाहे राइट से एक्स मान लो, किसी एक तरफ से मान लो। अब ये देखो कि लेफ्ट से काम करना आसान रहेगा या राइट से काम करना आसान रहेगा। देखो लेफ्ट से काम करना मेरे ख्याल से तो आसान रहेगा, क्योंकि लेफ्ट में क्या है, ये जो पूरा लोड है ना, इस लोड को मैं दो भागों में डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो ये यूडीएल हो जाएगा, और जो दूसरा वाला हिस्सा है ये आपका कौन सा हो जाएगा, यूबीएल हो जाएगा। दो पार्ट में लोड डिवाइड हो गया। यदि मैं राइट साइड से काम करूं तब भी मेरे को फिर यहां से डिवीजन करना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट तो यूडीएल हो जाएगा और ये वाला पार्ट यूबीएल हो जाएगा। तो ट्रेपेजॉइडल लोडिंग के केस में यदि इस तरह से लोडिंग है जिधर इंटेंसिटी कम है, इधर 5 की इंटेंसिटी, अगर 25 की इंटेंसिटी है, तो इट्स बेटर कि आप जो है 5 जिधर इंटेंसिटी है उधर से काम कर ले, मतलब लेफ्ट की तरफ से काम। आंसर तो देखो दोनों तरफ से सेम आना है, आप वो दिमाग मार सकते हो इस पर कि दोनों तरफ से आंसर सेम आए, तो यू विल लर्न समथिंग, है ना। तो आप चाहें तो मैं इसको दोनों तरफ से करके बता सकता हूँ, लेफ्ट से भी राइट से भी, और आंसर सेम आ सकता है एसएफडी का, है ना, सेम ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, तो पहले जरा सा इस काम को हम लेफ्ट से करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो लेफ्ट से करें तो आप देखो पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन, लेफ्ट से मतलब मेरा है कि इस जो हमने एक्सिस माना है इसका ये लेफ्ट पार्ट है, इधर की साइड में लेफ्ट है और इधर की साइड में ये पूरा का पूरा राइट पार्ट है। तो अब हमें राइट से तो कोई मतलब है ही नहीं, राइट से तो हमें कोई मतलब है ही नहीं, तो अब राइट की तरफ तो दिमाग मारना ही नहीं है, भूल जाओ इस राइट वाले पार्ट को, केवल ध्यान क्या रखना है, लेफ्ट वाले पार्ट को ध्यान रखना है। तो अब इस पार्ट में आपको फोर्स इस वाले सेक्शन पे शियर फोर्स निकालना है। तो शियर फोर्स को हम कह सकते हैं एफ फॉर फोर्स, और किस पॉइंट पे निकालना है, इस एक्स एक्स पे निकालना है, इसलिए एफ एक्स इक्वल टू, शियर फोर्स क्या होता है, सारे फोर्सेस का समेशन होता है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन लेफ्ट ऑफ द बीम, लेफ्ट ऑफ द बीम। तो देखो लेफ्ट वाला पार्ट जो है, ये लेफ्ट का पार्ट है पूरा, इस लेफ्ट पार्ट पर कितने फोर्सेस हैं, तो आप ये देख सकते हैं, एक तो इसमें रिएक्शन फोर्स आ रहा है, क्या आ रहा है, रिएक्शन फोर्स आ रहा है, और उस रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, उस रिएक्शन फोर्स की वैल्यू है 70/3। तो मैं यहां लिख सकता हूं 70/3, एक फोर्स हो गया। अब अपवर्ड फोर्स को यदि आप पॉजिटिव लेंगे
तो डाउनवर्ड फोर्स को आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, वो आपको एक कन्वेंशन अपना मानना पड़ेगा। तो दिस इज 70 बाई, हाँ दिस इज 70/3। ठीक है, अब आ जाओ ये वाले हिस्से पर, ये यूडीएल। तो इस यूडीएल की हाइट कितनी है 5, और इस यूडीएल की लेंथ कितनी है x, तो इसका एरिया कितना हो गया 5 इंटू x। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ -5x। माइनस इसलिए लिखा कि यूडीएल अपने सेंट्रोइड पे काम करेगा, इसका सेंट्रोइड यहाँ कहीं होगा, और इस सेंट्रोइड पे जो इसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी कितनी 5x, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी 5x, इसलिए मैंने लिखा -5x, क्योंकि ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है।